हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये होगा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देखो, तो पहला टॉपिक आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो, तो याद रखो, फ्रेंचाइज कहने का मतलब होता है, सबसे पहले फ्रेंचाइज जो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब क्या है। फ्रेंचाइज क्या है? एक राइट है, अधिकार है जो संविधान या सरकार के द्वारा जो है सभी को दिया जाता है। ठीक है। तो फ्रेंचाइज के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, सफरेज, SUFFRAGE। ये आपको बात याद रखना है। देखो, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या मतलब है समझते हैं। बोले गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने डिसाइड किया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होगा वो इंडियन डेमोक्रेसी का फीचर होगा। काफ़ी शुरुआत से, यानी कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से ही जो है एक डेमोक्रेटिक राइट जो है लोगों को दिया जाएगा, वो की है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये है कि हर जो सिटीज़न है, नागरिक है, उनके पास एक वोट होगा और सारे जो वोट्स हैं उनके वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब वोटिंग देने का वोटिंग राइट तो मिलेगा ही, तो हर आदमी एक ही वोट दे सकता है और उसका जो मान होगा वो भी एक ही होगा, मतलब सेम होगा। ऐसा नहीं कि कोई अमीर आदमी है वो वोट दे रहा हो तो ज़्यादा काउंट हो जाए और कोई गरीब हो काउंट मतलब वोट दे रहा हो तो कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास एक ही वोट है और सारे वोट का जो वैल्यू है वो भी क्या है, सेम है। इससे ये पता चलता है कि हर इंडियन सिटीज़न, अगर इंडिया के अंदर बात करें तो जो भी इंडियन सिटीज़न है जिसका एज 18 या 18 से ज़्यादा है, उनके पास है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है। ठीक है। इरिस्पेक्टिव, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड के, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, कुछ भी हो। वर्ड यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है, यही है। ठीक है। तो हम जो बोल रहे हैं ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो यूनिवर्सल वर्ड यूज इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये सभी को मिल रहा है। ठीक है। किसी का इनकम कम हो या ज़्यादा हो उसको भी मिल रहा है। किसी को एजुकेशन किसी के पास नहीं हो, इलिटरेट हो, कोई लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, उनको भी मिल रहा है और सबका वैल्यू क्या है, सेम ही है। इसीलिए इसको बोला गया है यूनिवर्सल। आगे अगर समझे तो यहाँ पे बताया गया, लेट्स एक्सप्लोर में बताया गया है कि 1988 में क्या किया गया था, जो वोटिंग राइट है वो 21 से 18 कर दिया गया था। तो इंडिया के अंदर जो वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है आज, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1988 से पहले जो है ये वोटिंग राइट जो है वो उनको मिलता था जो 21 ईयर्स या 21 ईयर्स से ज़्यादा थे। लेकिन 1988 में जो है क्या किया गया, इसको चेंज कर दिया गया, 21 साल से कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। आपको क्या लगता है, ये सही है? क्या ये अच्छा कदम था या कैसा? आप इसके बारे में जो है लिख सकते हो। आइए बताया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो कोर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। कोर स्टोन करने का मतलब फाउंडेशन, बेसिक, बेस समझ सकते हो इंडियन डेमोक्रेसी का। लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का, और जितने भी लोकल इलेक्शंस होते हैं गांव के अंदर या सिटीज़ के अंदर, ये सारे जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे ही आधारित होते हैं। ये आपको आर्टिकल 326 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये मतलब थ्री आर्टिकल जो 326 है यही क्या करता है, ये राइट देता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है के बारे में। इसी आर्टिकल्स में जो है जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 326 में। यहाँ से आपको एक बात याद रखना है कि कोई भी आदमी जो है दूसरे की जगह पे वोट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि कोई मेरा भाई है उसकी जगह पे जो है जा करके हम वोट दे देंगे कि हाँ एक वोट हम अपना दे दिए, एक मेरा भाई भी है उसका ही वोट दे देते, नहीं। सारे आदमी को अपना वोट देना है और एक ही वोट देना है। ऐसा नहीं कि किसी के बदले में जाकर कोई वोट दे दे। तो यहाँ से आपको बोला गया है कि क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको और कितना समय लगेगा, ठीक है, आपको वोट देने लायक बनने में। लेकिन सिंपल सा, आपको 18 ईयर्स होने में कितना साल आपका बाकी है। अगर मान लो आप 12 साल के होंगे तो 12 साल के होंगे तो 2 साल, 18 साल पे जो है वोटिंग राइट्स मिलता है, यानी कि 18 से 12 घटा तो 6 साल। अगर कोई 10 साल का तो नहीं होगा, 12 ही साल के होंगे सारे लोग, 13 किसी को कोई होगा, यानी कि 5 साल ऐसे। तो कितना समय आपको और लगेगा आपको ये राइट लेने में, एक्सरसाइज करने में, ये आपको यहाँ से बताना है। आगे बताया गया है कि टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर इन योर कंस्टिट्यूंसी। तो देखो, अगर आप 18 के हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप वोटिंग राइट दे सकते हो, मतलब अधिकार दे मिल गया आपको, राइट मिल गया वोट देने का, जाओगे और कहीं भी इलेक्शन देकर वोट देकर चले आओगे, नहीं। अगर आपको एक्सरसाइज करना है अपना ये राइट, राइट टू वोट,
तो आपको इसके लिए जो है अपने कंस्टिट्यूएंसी में जो है क्या करना पड़ेगा, एज अ वोटर जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आखिर ये कंस्टिट्यूएंसी है क्या, ये आगे देख लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आप जिस कंस्टिट्यूएंसी से आते हो उस कंस्टिट्यूएंसी में क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हालांकि सब कोई नहीं करा सकता है। बोला गया कि वन इज बेयर्ड फ्रॉम वोटिंग इफ फाउंड गिल्टी ऑफ कम्युनिटी कमिटिंग सर्टेन सीरियस क्राइम। और कोई आदमी है, उसने किसी कोई सीरियस क्राइम किया हुआ है, तो उस आदमी को जो है ये राइट नहीं मिलेगा। सिंपल सा ये बोला गया। आ जाओ। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे आपके बारे में बता दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसी कहने का मतलब है एक ऐसा इलाका, ठीक है, एक इलाका जिस इलाके से जो है वोटर्स क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो लेजिस्लेटिव बॉडी में चला जाता है। लेजिस्लेटिव बॉडी कहने का मतलब क्या है, सरकार की वो ऑर्गन है जो लॉ बनाने का काम करती है, ठीक है, जिसकी अगर यूनियन लेवल बात करें तो पार्लियामेंट, ठीक है, यानी कि लोकसभा, और स्टेट लेवल बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सुने होंगे। बताया गया कि क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर इंडिया हैड जनरल इलेक्शन दिस समर ऑफ 2024। तो आपको याद होगा कि 2024 के समर में, गर्मियों में जो है 2024 के, एक जनरल इलेक्शन इंडिया के अंदर हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन जो है हुआ था। उसके अंदर 980 मिलियन जो है एलिजिबल वोटर्स थे, जो अपना ये राइट टू वोट जो है जिसको उन्होंने जो है एक्सरसाइज किया 543 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए लोकसभा के। तो लोकसभा के 543 कंस्टिट्यूएंसीज पे ये इलेक्शन हुआ था और टोटल 980 मिलियन लोग जो है वोट देने के लिए एलिजिबल थे। अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो है 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो जो इलेक्शन हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, तो एक लीडर को चुनते हैं, उन्हीं को बोला जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे ऐसे बोलेगी कि इंडिया के अंदर जो है 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे चुने हुए नेता लोग हैं 3.1 मिलियन, जिसके अंदर बोला गया 1.3 मिलियन जो है ओमेन है, जिसमें से 1.3 मिलियन क्या है, ओमेन है। फिर आगे बताया गया कि इन मोर देन 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अक्रॉस इंडिया, ऑल दीज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। समझ में आ गया, डोंट मिस आउट में बस इतना बताया गया कि इंडिया के अंदर टोटल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लगभग 3.1 मिलियन है, ठीक है। ये जो इलेक्टेड लोग हैं किसके लिए है, तो गवर्नमेंट के लोकल बॉडीज़ के लिए है, ठीक है। लोकल पूरे इंडिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में बोला गया है। तो 2,50,000 टोटल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है, उनके लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो 3.1 मिलियन है, और 3.1 मिलियन में 1.3 मिलियन क्या है, वोमेंस है। और इन सारों लोगों को चुना गया है वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। आगे बताई गई है कि वी नीड टू एलिबरेट एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम टू मैनेज दिस मैसिव एक्सरसाइज एंड इंश्योर दैट इलेक्शन टेक प्लेस फेयरली एंड फ्रीली। देखो, तो इसके लिए कि इलेक्शन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो, हमारा जो वोटिंग राइट है वो सारे लोग जो है एक्सरसाइज कर पाए, इसके लिए जो है हमें एक काफ़ी इलेबोरेट और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम का जरूरी है, ठीक है, ताकि इतने बड़े स्केल पे जो मैसिव यूज़ हो रहा है राइट टू वोट का, इसको सुनिश्चित किया जा सके, इलेक्शंस में सारे लोग जो है, ठीक है, साफ तौर पे जो है अच्छे तरीके से फ्रीली बिना किसी प्रेशर के जो है पार्टिसिपेट कर पाए। इसके लिए तो इस चैप्टर में शॉर्ट में हम लोग यही एक्सप्लोर करेंगे कि कौन वोट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइप के इलेक्शंस और इलेक्टोरल सिस्टम और वो किससे वो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके बारे में। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डोंट मिस आउट जो यहाँ पे बताया गया। देखो, आज़ादी से पहले जो है केवल 30% जो इंडियंस थे उनको ही जो है वोट देने का राइट था उनके पास ही, जब ब्रिटिशर से गुलाम थे हम लोग। फिर बोला गया कि फ्रेंचाइज वॉज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। फ्रेंचाइज कहने का मतलब राइट टू वोट, ये जो राइट टू वोट है वो यूनिवर्सल नहीं था, क्योंकि सभी के लिए नहीं था। यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है कि सारे लोगों के पास होगा, ठीक है, किसी के पास इनकम नहीं होगा उसके पास भी होगा, कोई अलग कास्ट से होगा उसके पास भी होगा। यूनिवर्सल कहने का मतलब ये होता है। तो आज़ादी से पहले केवल 13% लोग ही वोट दे पा रहे थे, तो क्या यूनिवर्सल था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो इस टेक्स्ट बुक का जो दूसरा पार्ट आया हुआ है उसमें इसके बारे में और डिटेल में कवर करेंगे। तो बोला गया आगे कि इंडिया जो है उन राष्ट्र में से एक है जो शुरुआत में ही अर्ली नेशंस में से एक है जिन्होंने सबसे पहले जो है वोमेंस को वोट देने का राइट जो है दिया था।
मतलब ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे वुमेन्स को वो राइट टू वोट जो है देखो 1971 में मिला हुआ है। तो स्विट्जरलैंड वो कंट्री है जहाँ पे 1971 में जा करके जो है वुमेन्स को राइट टू वोट मिलता है। इसके लिए वुमेन्स ने जो है, महिलाओं ने जो है काफ़ी लंबा और काफ़ी हार्ड जो है क्या किया था, लोगों ने मूवमेंट्स किया था, लड़ना पड़ा था अपने वोटिंग राइट्स को लेने के लिए। काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज़ में, बहुत सारे देशों में इस फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट को प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए समझ सकते हैं। लेकिन वही बात करें इंडिया के अंदर, तो क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है जो इंडिया के एंशियंट ट्रेडिशन से जो है जुड़ा हुआ है, इसी के लिए जो वुमेन्स को जो है स्टार्टिंग से ही क्या किया गया, वोटिंग राइट जो है दिया गया है। और भी कुछ डाटा दी गई है, जैसे कि बताया गया है कि 1947 में जो लिटरेसी रेट था इंडिया के अंदर वो 14% था। एंड ओनली अबाउट 8%, और वो भी महिलाओं में अगर बात की जाए तो 8% जो है लिटरेसी रेट था। कुछ लोगों ने ऐसा बहस भी किया था, आर्ग्यू किया था कि राइट टू वोट जो है केवल लिटरेट लोगों को देना चाहिए, मतलब शिक्षित लोगों को देना चाहिए। आपको भी क्या लगता है, ये आइडिया कैसा था कि जो राइट टू वोट है वो केवल महिलाओं, सॉरी, लिटरेट पढ़े लिखे लोगों को देना चाहिए? क्या ये जो एस्पेक्ट है, जो पहलू है, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है इसके बारे में जो है आपको डिस्कस करना है। और आपको सोचना है कि क्यों जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, जो वोटिंग राइट्स होगा वो सभी के पास होगा, ठीक है, चाहे वो किसी कास्ट से हो, ठीक है, किसी भी कंट्री के पार्ट से हो, कोई लैंग्वेज बोलने वाले हो, ये आप जो है सोच सकते हो। आगे बोला गया है कि देयर आर सेवरल रीजन वाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज सो इम्पोर्टेंट, फ्यू आर इलस्ट्रेटेड इन द माइंड मैप बिलो। देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बहुत सारे रीजन्स है, बस कुछ रीजन्स यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पहला दिया गया है कि एवरी वन इज़ इक्वल, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देने से जो है कोई भेदभाव नहीं होता है, सारे लोग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं हो रहा था, चाहे वो कास्ट, क्रीड, सेक्स, एजुकेशन या वेल्थ के ऊपर हो, कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एवरी वन वॉइस मैटर। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की एक और फीचर है कि सारे जो लोग होते हैं उनका वॉइस को सुना जाता है, जरूरी होता है, क्योंकि सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं इस डिसाइड करने में कि जो उनका नेशन है, जो राष्ट्र है या उनका देश जो है उसका फ्यूचर कैसा होगा, कैसे लीडर्स को वो इलेक्ट कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। फिर है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू द इलेक्टोरेट। और इस तरीके से जो है जो चुने हुए जो लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो सारे जवाबदेही होते हैं लोगों के प्रति, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पीपल, लोग क्या करेंगे, अगले इलेक्शन में उनको उखाड़ फेंकेंगे। जैसे तो ऐसे कुछ रीजंस हैं, ठीक है, जो आपको याद कर लेना होगा कि आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।